रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। दोस्तों मन की आंखों से में हमने पिछली बार एक ऐसी महिला से मिले जो स्वावलंबी है और उनसे और उनकी बहू से उन सभी से हमने मुलाकात की और जाना कि कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड महिला अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। इन सभी बातों को हमने जाना है। लेकिन आज हम एक ऐसी महिला से मिलने वाले हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद अपनी फैमिली ही नहीं, ऐसे ही हजारों लोगों के जीवन में उन्होंने आशा की ज्योति जगाई है और उस संस्था का नाम है मित्र ज्योति। दोस्तों, मित्र ज्योति एक ऐसी संस्था है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए और उनकी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने पैरों पे खड़े होकर के एक साधारण जीवन जीने के लिए उनके अंदर ताकत को भर देती है। और इस संस्था का फाउंडर है मधु सिंगल जी। आप पिछले 30 सालों से इस संस्था को चला रहे हैं और हजारों लोगों को उन्होंने स्वावलंबी भी बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, गृहासन से सिंहासन तक पहुंचे इस महिला की आज हम जीवन को सुनेंगे, जानेंगे और हम भी उनसे प्रेरणाएं लेंगे। अगर आप भी इनसे मिलना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू सुनते रहिए। वो अपने बारे में ही नहीं, अपनी संस्था के बारे में ही नहीं, आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। मधु सिंगल जी, रेडियो मधुबन में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी मैम, हम देखते हैं कि भारत में 40 मिलियन लोग दृष्टिबाधित हैं और उसमें से 1.6% चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं। ऐसे में बहुत ही कम संख्या में संस्थाएं हैं जो इन सभी को स्वावलंबी बनाने में मदद कर रहे हैं। कहीं पे पढ़ाई से वंचित है, कहीं पे वो लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपकी संस्था उनको पढ़ाने में, स्वावलंबन बनाने में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, ऐसे अनेक पहलुओं को टच करते हुए उनको मजबूत कर रही हैं। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और मित्र ज्योति इस संस्था की नींव कैसे बना है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं एक दृष्टिहीन महिला हूँ और जन्म से ही मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं जब 2 महीने की थी, जब मेरी माताजी ने मुझे ऐसा महसूस हुआ उनको कि कुछ इनको डिफिकल्टी है, इनकी आंखों में देखने में डिफिकल्टी है, उनको लगा कि मैं लाइट नहीं देख रही हूँ, मैं लाइट की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो उन्हें थोड़ा सा मन में लगा कि ऐसा क्यों है, और उन्होंने तुरंत ही मेडिकल में डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया और पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि अभी तो हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद इसको कुछ स्क्विंट है आईज में या कुछ ऐसी बात है, तो शी इज नॉट एबल टू सी। बहुत बुरा लगा। मैं एक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा रोहतक से, और एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में मतलब मेरे पेरेंट्स थे और बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक संभ्रांत परिवार जो कि हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत सारे मेरे कजन्स थे, चाचा थे। जब मेरी माताजी को ऐसा लगा तो उन्होंने तुरंत ही मेडिकल हेल्प लिया, बट डॉक्टरों ने कहा कि फिर ये ऐसा पता लगा कि ये बच्ची देख नहीं पाएगी। तो बहुत फैमिली में ऐसा लगा कि क्या करें, अब इस बच्ची को कैसे मतलब आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे बहुत सहयोग मिला बचपन में। बहुत सारे फैमिली में बच्चे भी थे मेरी एज के भी, और बहुत सारे लोग थे फैमिली में जिन्होंने मुझे अपना पूर्ण सहयोग दिया। और जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माताजी ने सोचा कि अब इन्हें पढ़ाई के बारे में थोड़ा ज्ञान कराना चाहिए। उन्होंने वो कुछ दृष्टिहीन स्कूलों में गई, पर उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपनी बच्ची को इस तरह के स्कूलों में कैसे छोड़ूं जहां पर
कहीं से दान का खाना आता है जो कि खिलाते हैं बच्चों को, और इसकी देखभाल कौन करेगा, ये मन में आया उनके। वो मुझे किसी दृष्टिहीन स्कूल लोगों के लिए स्कूलों में नहीं छोड़ पाई। तो उस समय उन्हें एक पर्सन मिले जो कि दृष्टिहीन थे, और उन्होंने उनको कहा कि आप इसको थोड़ा पढ़ा सकते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाया और किस किस प्रकार से ये मैथ्स करते हैं उसके बारे में बताया, और धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अपने भाई बहनों के साथ। मेरे उस समय एक भाई और एक बहन मुझसे बड़े थे, और वो भी स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उनको देख के मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं भी उनके साथ बैठ के वो जो पढ़ते थे, वो जब जोर जोर से पढ़ते थे तो मैं उसी को सुनकर कंठस्थ कर लिया करती थी। तो मम्मी को लगा कि ये भी पढ़ सकती है, तो वो बहुत सारी किताबें मेरे को पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, और एक एक करके मैं बाजार से किताबें खरीदा करती थी, एक एक स्टैंडर्ड की, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। और कोई मुझे पढ़ के सुनाता था, और दृष्टिहीन जो टीचर थे वो मुझे लिखवा दिया करते थे। तो ऐसे मैंने लिखना पढ़ना सब सीखा। जब मैं 12-13 साल की थी तो हमारे उन दृष्टिहीन टीचर को लगा कि अब इनको स्कूल जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो उस समय उन्होंने मुझे उसी स्कूल में, मेरी माताजी गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया हेडमिस्ट्रेस को कि आप इसको अपने स्कूल में एडमिशन दीजिए। उस समय ऐसा तो कोई नहीं जानता था कि एक दृष्टिहीन बच्चा पढ़ लिख सकता है एक छोटे से टाउन में, रोहतक में। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी किसी को देखा ही नहीं है कि कोई दृष्टिहीन बच्चा पढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको क्लास में बैठने की इजाजत दीजिए, बाकी काम मैं कर दूंगी, बाकी हम लोग पढ़ा लेंगे। ऐसा करके उन्होंने मुझे 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे दिया। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि बच्चों को भी मालूम नहीं था मेरे बारे में, और वो ऐसा सोचा करते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और मुझे क्लास में अकेला छोड़ के भागते रहते थे इधर उधर। तो मुझे भी बुरा लगता था और मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। जो हमारी क्लास टीचर्स वगैरह थी वो हमको मदद करती थी, लेकिन बच्चे लोग ऐसा किया करते थे। बट धीरे धीरे सभी लोग मेरे मित्र बन गए, बहुत सारे मित्र भी आ गए, उन्हें भी समझ में आ गया कि मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं अपनी ब्रेल स्लेट और मैथ्स सब स्कूल में ले जाया करती थी, और सभी बच्चों के साथ में उनके साथ मिलजुल कर ही पढ़ा करती थी। ऐसे करके मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया। उसके बाद यह हुआ कि मैं किस प्रकार से कॉलेज में एडमिशन लूंगी। मेरा कहना यही था कि मुझे कॉलेज जाना है और मैं वहां जाकर ही पढ़ूंगी। तो मेरी माताजी ने मुझे कॉलेज में भी एडमिशन दिला दिया। मेरे माता पिता इस मामले में बहुत उत्सुक थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं और किसी भी तरह से हायर एजुकेशन लूं। तब तक बहुत सारी ब्रेल पुस्तकें भी मैंने पढ़ी थी। एक दो इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पता लगा था, जो कि एक इंस्टीट्यूशन देहरादून में था, वहां से मेरे पास पुस्तकें आया करती थी। लेकिन जो पढ़ाई की पुस्तकें थी वो अवेलेबल नहीं थी। वहां पे यूपी बोर्ड की पुस्तकें छापते थे, हरियाणा की पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे कॉलेज से आकर किसी को मुझे डिक्टेशन देना होता था, और मैं 40-50 पेज ब्रेल में रोज लिखा करती थी। जो भी कॉलेज में पढ़ती थी उसको रिकॉर्ड करके आती थी, घर में कोई मुझे बताता था और मैं उसको ब्रेल में लिख लेती थी। उस समय पे टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि हम लोग ऑडियो से सुन सकें या अदर वेज ले सकें, तो ब्रेल ही एक माध्यम था जिसके द्वारा मैंने पढ़ाई की। मैंने ग्रेजुएशन किया और कॉलेज में भी बहुत सहयोग मिला, अपने सहपाठियों से भी और अपने शिक्षक लोगों से भी बहुत सहयोग मिला। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारे कल्चरल में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। मैंने हिंदुस्तानी संगीत में एमए किया है। इसी प्रकार से मैंने अपना एमए पास किया 1983 में। बट उसी समय फैमिली में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। मेरे पिताजी का देहांत हो गया सडनली, जिससे कि बड़ा शौक मुझे लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे लाइफ अब कैसे चलेगी।
मेरी माताजी भी परेशान थी, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगी। मेरे भाई लोग थे, मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, वो लोग सब हेल्प करना चाहते थे, बट शायद उन्हें भी ये आइडिया नहीं था कि अब क्या करना है। क्योंकि आप देखते होंगे फैमिलीज में क्या होता है कि जब लड़की एक पढ़ लिख गई, मेनली अपने हरियाणा राजस्थान फैमिलीज में, उसके बाद यही सोचते हैं कि बस शादी कर दिया जाए और इसको मतलब सेटल कर दिया जाए। लेकिन मेरी उसमें ये था कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे, हम क्या सोचेंगे इसके बारे में, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसी समय पे हमारा जगह परिवर्तन भी हुआ। मैं रोहतक में सब मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन उसके बाद मेरे ब्रदर का बिजनेस यूपी में सेटल हो गया था, तो हमें यूपी में कानपुर में मूव करना पड़ा। तो हम लोग कानपुर चले गए। वहां जाकर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक वो था कि कुछ भी करने को नहीं था, घर से बाहर जाने के लिए कहीं था नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी। और माताजी भी ये सोचती थी कि भाई एक लड़की को मैं बाहर कैसे निकालूं अकेले। तो ये करते करते 4 साल बीत गए। बट उन दिनों में मैंने सोचा कि अब मैं घर में बैठ के क्या करूं। तो बहुत सारी ब्रेल मैगजीन आया करती थी उस समय, नयन रश्मि और स्पर्श सेतु और अलग अलग मैगजीन आया करती थी। तो मैंने उसमें एक कॉलम हुआ करता था पेन पाल्स की पत्र मित्र बनाइए। तो मैंने अपना नाम भेजा और बहुत लोगों से दोस्ती हुई पत्रों के द्वारा ही, किसी से मिले नहीं लेकिन पत्रों के द्वारा दोस्ती हुई। तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत आगे लेक्चरर भी हैं और अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं भी एक लेक्चरर बन सकती हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा दिमाग में आता रहता था। और एक कुंठा मन में थी कि मैं क्यों नहीं बाहर आ सकती हैं, मुझे ये लोग क्यों नहीं अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये सब सोच सोच के 4 साल बीत गए। मेरी माताजी भी परेशान थी, वो बहुत ही संभ्रांत लेडी हैं, अभी भी मेरे साथ हैं। एंड वो हमेशा चाहती थी कि मैं हमेशा आगे बढ़ूं, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस लड़की को बाहर कैसे अकेले भेजूं। ये सोच के 4 साल बीत गए। 1987 में मेरी बहन का विवाह बेंगलोर में हुआ था और उनके जो हस्बैंड थे, जो मेरे जीजाजी थे, वो एक बहुत ही संभ्रांत विचार के व्यक्ति थे और उन्हें लगता था कि इसको घर में क्यों बिठाया हुआ है, हमको चांस देना चाहिए और इसे बाहर निकालना ही है। उन्होंने मुझे कहा कि निमंत्रण दिया कि तुम बेंगलोर आओ, थोड़े दिन हम लोगों के पास भी आकर रहो। मैं 1987 में बेंगलोर आई और उनके साथ बातचीत करने से बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारे कॉन्फिडेंस भी मुझे मिला और मुझे लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे बारे में सोच रहा है और कुछ कर सकता है मेरे बारे में। तो ऐसा करके उन्होंने कहा कि अगर तुम रहना चाहो तो हमारे पास ही रुको, मैं तुमको एक स्वतंत्रता दे सकता हूँ कि तुम बाहर निकलो, जो दृष्टिहीनों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं उनसे मिलो, अब बाहर आके देखो कि एक वर्ल्ड कैसा है, ये इसमें तुम क्या कर सकती हो। तो ये उन्होंने मुझे एक मन में बिठाया कि तुम बाहर निकलो और घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर देखो कि क्या क्या हो रहा है, जिसमें तुम किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकती हो। तो ऐसा करके हम बाहर निकले। 2-3 वर्ष लगे, बिकॉज कर्नाटका में एक मेरे लिए नई जगह थी, जहाँ की भाषा भी अलग है, जहाँ का कल्चर भी अलग है। तो यही सब सोच के सबसे पहले तो मैंने कर्नाटका में आके कन्नड़ा सीखी कि मैं जब तक मुझे यहाँ की भाषा नहीं आएगी मैं लोगों से किस प्रकार से मिलूंगी। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मैंने विजिट किए, तो मुझे लगता था कि अगर ये लोग मुझे थोड़ा चांस दें तो मैं इनके इंस्टीट्यूशन में काम करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें लगता था कि मैं तो बाहर से आई हूँ, यहाँ का कल्चर नहीं जानती हूँ, तो किस प्रकार से मैं हेल्प कर पाऊंगी। लेकिन मैंने
यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप हरियाणा में पले पड़े हैं, आप राजस्थान के हैं, लेकिन आप साउथ कैसे पहुंच गए हैं? कर्नाटका आपने क्यों चूज किया? नहीं, कर्नाटका मैंने इसलिए चूज किया कि मेरी सिस्टर रहती थी यहाँ पे, और मेरे जीजा जी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए। वो लोग यहाँ पे सेटल थे पहले से ही बेंगलोर में। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आके रुको और देखो, घर से बाहर निकलो और देखो, और मैं तुमको स्वतंत्रता दे सकता हूँ कि तुम बाहर निकल के लोगों से मिलो। तो इसलिए हम बेंगलोर आए थे। फिर ऐसा हुआ कि कर्म भूमि जो है मेरी बेंगलोर ही बन गई। तो 2-3 साल मुझे लगे यहाँ पे सेटल होने में। 1990 में फिर मेरे जीजाजी ने कहा कि क्यों ना हम लोग, उन लोगों का भी बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़े लोग थे वो लोग भी, कि क्यों ना हम लोग एक ट्रस्ट बनाएं और उस ट्रस्ट के अंदर तुम काम करो अपने दृष्टिहीन भाई बहनों के लिए, या जो भी तुम करना चाहती हो, तुम सोचो कि यहाँ पे क्या जरूरत है और उसके हिसाब से अपना काम चलाओ, काम बढ़ाओ यहाँ पे। तो उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना करी। हमारे 9 लोग थे जो कि इस ट्रस्ट में जुड़े, जो फाउंडर हैं, और उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की और नाम हमने रखा मित्र ज्योति, कि जो भी कोई आएगा हमारा मित्र बनेगा और हम उसको किसी भी तरह से कोई ज्योति दिखा सकेंगे। तो मन में ऐसे भाव थे और इन्हीं भावों को लेकर मित्र ज्योति की स्थापना की। स्थापना तो कर ली। तो शुरू में जीजाजी ने अपने ऑफिस में मुझे जगह दी कि थोड़े दिन देखकर तुम शुरू करो और उसके बाद फिर देखेंगे। उसके बाद बहुत, तब तक मैं 2-3 साल में बहुत लोगों से मिल चुकी थी। और एक मेरी मित्र मिसेस हेमा, जो कि एक व्हीलचेयर पे थी और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, एसोसिएशन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि तुम बाहर आके अपना काम करो। तो यही सोचकर फिर मित्र ज्योति की स्थापना हो गई। उन्होंने अपने गैराज में मुझे जगह दी और गैराज से मित्र ज्योति शुरू हुआ। और उसके बाद अब 30 साल के बाद तो लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए। जैसे कि सबसे पहले तो वहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दृष्टिहीन भाई बहन बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। रीजन यही था कि किताबें नहीं थी उनके पास पढ़ने के लिए। कन्नड़ा जो लैंग्वेज है उसमें कोई ब्रेल बुक्स थी ही नहीं। तो उस समय पे हमने ऑडियो लाइब्रेरी शुरू किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था कि हम लोग और ब्रेल के अलावा ऑडियो में भी किताबें पढ़ सकते हैं। और हम लोगों ने ये किताबें कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड कर कर उनको देना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को हिम्मत हुई कि हम लोग आगे पढ़ सकते हैं और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। उस समय छोटे छोटे बच्चे जो आते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, आजकल बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं कंपनीज में जाके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर भी बने हैं। तो बहुत खुशी होती है उसको देख के। 30 साल की जो मेहनत है कि ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी सफलताएं हम लोगों को मिली हैं। तो पहले तो ये लाइब्रेरी शुरू की जिससे कि वो लोग पढ़ सके। उसके बाद वो लोग आए, बहुत सारे लोग आए मेरे पास कि हम लोग थोड़ा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग समर्थ हों अपने आप में, हम लोगों को अपने माता पिता का सहारा नहीं लेना पड़े, हम लोगों को कुछ रोजगार मिले। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियां विजिट की बेंगलोर में और देखा कि किस तरह का काम ये लोग कर सकते हैं। तो उनकी काबिलियत के अनुसार कि वो जो कर सकते थे, हम लोगों ने लोगों से बात करना शुरू किया कि आप इनको ट्राई तो कीजिए, आप इनको एक मौका तो दीजिए, आप पैसे मत दीजिए, 2 महीना देखिए, उसके बाद अगर ये कर सकते हैं तो आप इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोजगार दीजिए। तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला अलग अलग चीजों में। बहुत सारे लोग जो पढ़े हुए नहीं थे उन लोगों को भी ये जो असेंबलिंग यूनिट है, गारमेंट यूनिट्स थी, उसमें कुछ काम दिया गया। और जो लोग पढ़े हुए थे उस समय पे ये टेलीफोन ऑपरेटर, उसके बाद बैंक्स में भी जॉब मिलने लगी थी। बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोटा निर्धारित हो गया था कि दृष्टिहीनों को और
दूसरे विकलांगों को, दिव्यांगों को जॉब देनी है, तो ये सब काम शुरू हो गए। 2000 में जब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स इंडिया में आए, तो उस समय पे हम लोगों ने सोचा कि ये कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, इनको सिखाना चाहिए जिससे कि इनका बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। तो हम लोगों ने कंप्यूटर सिखाना शुरू किया, जिससे कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उनमें उन्हें काम मिलने लगा। तो बहुत सारे काम इस तरह से हुए। मीनवाइल पर्सनली आल्सो लोगों ने मुझे, कर्नाटका में एक रिकॉग्निशन मिला मुझे, उन्हें पता लगा कि ये महिला कुछ कर सकती है, और बहुत सारे मुझे अवसर मिले, बहुत सारी सेमिनार वर्कशॉप को अटेंड करने के अवसर मिले। उसके बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ जुड़ने का, और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन से मेरा संबंध हुआ। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और एशियन ब्लाइंड यूनियन के द्वारा मैंने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की, उनकी जनरल असेंबलीज अटेंड की। उसके बाद 2008 से 2012 तक एशियन ब्लाइंड यूनियन की विमेंस चेयर का भी पद मुझे मिला। उसके अलावा लोकल में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना, और तरह तरह का काम हम लोग करने लगे। लोगों के अवेयरनेस के बारे में भी, उनको जागरूकता प्रदान करने के लिए बहुत सारे साइटेड लोगों को भी हम लोगों ने जोड़ा। बहुत सारे स्वयं सेवक जुड़ गए मित्र ज्योति से, और मित्र ज्योति चलने लगा। इसके बाद हम लोगों ने सोचा, पहले हम लोग ये गैराज से शुरू हुआ था, उसके बाद कुछ ये रेंट पे बिल्डिंगें लेते थे और काम करते थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कांटेक्ट किया और हम लोगों ने एक जमीन हासिल की उनसे। उसके बाद उसमें एक बिल्डिंग बनाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो धीरे धीरे लोगों को कांटेक्ट करके अब हमारे पास 2 बिल्डिंग है 4 स्टोरी की, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारे दृष्टिहीन भाई बहन 50 लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। जब वो कंप्यूटर सीखने आते हैं, या महिलाओं के लिए भी हमने प्रोग्राम शुरू किया, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, कि जो महिलाएं घर में छुपी हुई हैं उनको हम बाहर निकाल के लाए, और उनको मॉर्निंग टिल इवनिंग वो जो काम करती हैं, कि भाई सफाई करना और खाना बनाना, बच्चों को संभालना, इन सब की ट्रेनिंग हम लोग महिलाओं को देते आ रहे हैं। उसके बाद महिलाओं को भी एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास मिला, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारी महिलाएं इन सब कार्यों को करते हुए, इन सब कोर्स को लेते हुए आजकल बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं। बैंकों में हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, और एक महिला तो IAS ऑफिसर भी बन चुकी हैं। तो बड़ी खुशी होती है इन सब चीजों को देखते हुए। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। थैंक यू सो मच मैम। वन गो में आपने बहुत सारी ऐसी बताई, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल आई वांट टू आस्क समथिंग। जैसे आपने महिलाओं के बारे में बातचीत किया, तो जो चैलेंजेस महिलाएं फेस करती है, चाहे वो साइटेड है नॉन साइटेड है, चैलेंजेस उनके लिए हमेशा हैं। तो जैसे आपने कहा कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाते हैं, खाना बनाना और ये सभी चीजें। मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री भी देख रही थी YouTube में, तो महिलाएं खुद चाकू से सब्जियां काट रहे हैं और खाना बना रहे हैं। दृष्टिवान होने के बावजूद भी कई बार लोगों के हाथ कट जाते हैं सब्जी काटने में, तो कैसे वो सब्जी काट लेते हैं? नहीं, मैं एक चीज बताऊं, मतलब मेरे अपने बचपन की बात बताती हूँ। बचपन में अगर मुझे कोई ऐसा कहता था ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये चैलेंज था मेरे लिए कि तुमने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। एंड मेरी माता जी ने बचपन से ही, मैं जो वो करती थी ना, मैं कहती थी मैं भी यही करूंगी। तो वो मेरे हाथ में भी ना वो चाकू दे देती थी, एक आलू दे देती थी, अच्छा काट के देखो। नहीं, चोट भी लगती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे चोट बहुत लगा करती थी, लेकिन वो बॉदर नहीं करती थी। वो ठीक है, लग गई तो
चलो पट्टी कर देंगे या जो भी है। जो मैं कहती थी कि दूसरे बच्चों को भी तो लगती है, मेरे को लग गई तो क्या हो गया, ये मेरा कहना था हमेशा। तो ये सब करते करते मुझे, लेकिन मम्मी ना उसमें बहुत डरती थी कि भाई किचन में जाके एक कप चाय बना लो, वो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि जल जाएगी तू। तो ये सब करते हुए मुझे लगा कि कम से कम एक महिला को अगर अपना घर बनाना है तो उसको अपना घर चलाना जरूर आना चाहिए। तो मैं एक महिला से मिली थी 1984 में, आपके जयपुर से ही हैं वो महिला, मिसेस सुदेश जैन करके, आप जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम। वो महिला, उनके 4 बच्चे थे और वो एक अपने बच्चों को संभालती थी, परिवार को संभालती थी। मैं जयपुर गई, मेरी बुआ जी रहती थी और उन्होंने मिलाया मुझे उनसे। तो उन्होंने, मधु क्यों वरी करते हो इसके बारे में, देखो मैं कैसे पूरा दिन काम करती हूँ। और वो पूरा काम करती थी, सब खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सब करती थी। तो मैं उनके पास 3-4 दिन स्टे किया मैंने। तो मुझे लगा कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को गैस जलाना नहीं आता था तब तक, मैं 25 साल की एज तक। उन्होंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट में मैं सिखाती हूँ तुमको गैस जलाना। तो एक गैस जलाना मैंने सीखा और कुछ चीजें सीख कर ही मुझे ऐसा लगा कि एक महिला कुछ भी कर सकती है। तो ये चीजें दिमाग में थी। तो मैंने कहा ये मुझे करना है कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना है। लोगों को ये नहीं कहना पड़े कि ये महिला शादी नहीं कर सकती या ये महिला अपना घर नहीं चला सकती, तो ऐसा नहीं सुनना पड़े इनको। तो ये सब सोच के हम लोगों ने, मतलब ये जरूर है कि दे हैव टू बी केयरफुल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो हम लोग सिखाते हैं उनको ये सब अलग अलग चीजें कि किस प्रकार से आप ये सब्जियां काटनी है, किस प्रकार से दूध उबालना है, किस प्रकार से एक पतीले से दूसरे पतीले में दूध डालना है। तो हम लोग उन लोगों को एक एक करके ये सब चीजें सिखाते हैं। जी मैम, ये तो हुआ किचन का कारोबार महिलाओं के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं महिलाओं से जुड़ी। आर्थिक स्वतंत्रता होना, अपने पैरों पे खड़े रहना, और दूसरा आपने कहा कि आत्मविश्वास की बातें हैं, और एक और बात है कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की। क्योंकि रास्ते चलते कोई भी दृष्टिहीन होने का फायदा लेने के बहुत सारे चांसेस हैं, और ऐसे हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं। तो ये सब चीजें भी आप कैसे सिखाते हैं? ये ना एक्चुअली जब महिलाएं आई तो हमें पता लगा कि कितनी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करती हैं। जब ये लोग बसेस में ट्रेवल करती हैं, लोग फायदा उठाते हैं दृष्टिहीनता का। तो हमने किसी से बात की, जो महिलाएं हमारे पास आती हैं हम उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं कि बिना किसी हथियार के आप अपनी हेल्प कैसे कर सकती हैं। तो कुछ चीजें जैसे हम बता दें, अच्छा ठीक है अपने पॉकेट में ना थोड़ा सा मिर्ची रख लो जैसे में आप मिर्ची सुंघा दो उसको, वो तो पागल हो जाएगा कोई तुम्हें परेशान करने वाला। और कैसे आप अपनी स्टिक जो ये लोग यूज करती हैं उसका कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बहुत सारी लड़कियां जो है ना बाद में आके हमको बताती थी कि एक लड़का हमको बस में परेशान कर रहा था, मेरे पास ना कोई फोटो फ्रेम था, मैंने उसको फोटो फ्रेम लेके मारा। तो जी, तो वो इस तरह की बातें। अच्छा, कई लड़कियां बताती हैं कि वो हमको टच करने की कोशिश कर रहा था, हमारा उसका हाथ हमारे हाथ में आ गया, हमने उसको काट दिया अच्छे से। जी। तो इस तरह ये बड़ी चीजें डिपेंड करती हैं आत्मविश्वास पे कि आपको आत्मविश्वास है। अगर आप सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को मतलब सेफ रख सकती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो वो महिला जरूर आगे आएगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। वैसे तो आजकल साइटेड लीजिए, ब्लाइंड लीजिए, बहुत महिलाओं के साथ बहुत तरह तरह की बातचीत होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं और इस तरह के सेल्फ डिफेंस टेक्निक उनको सिखाएं। जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं मैम। आप खुद भी एक महिला है और आप बेहतर समझ सकते हैं क्या क्या होता है महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ, ये सभी चीजें। इसके साथ साथ हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भी, मेरे को ना एक बार एक अवसर मिला था ट्रैकिंग का। हिमालयन टेलरिंग इंस्टीट्यूट गए थे हम एक बार 1994 में, और 15 दिन ट्रैकिंग सीखी। फिर
वहां पे क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब किया। तो मुझे लगता था कि ऐसा अवसर सभी को मिलना चाहिए। तो दूसरों की मदद से भी आजकल ना मैराथन में, इन सब में हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी महिलाओं को भेजते हैं, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो उनको वो लोग वॉकिंग सिखाते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति की सहायता के साथ वो लोग वॉक करती हैं। और ये उसके बाद जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनका जो आत्मविश्वास होता है, वो देखने लायक होता है। तो मुझे लगता है एक बार मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, यंग अडल्ट लीडरशिप कोर्स अटेंड करने का। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने की, हॉर्स बैक राइडिंग, बंजी जंपिंग और सो मेनी थिंग्स। तो मुझे लगता है कि कम से कम इन्हें सभी हमारे दृष्टिहीन भाई बहनों को भी इन सब का अवसर मिलना चाहिए। हम सभी चीजें मित्र ज्योति में तो नहीं करते हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ाएं, बच्चों को। जी, बहुत सुंदर बात है मैम। मैम, आपने भी पर्सनली लाइफ में ऐसे चैलेंजेस फेस की जैसे महिलाओं के साथ होता है? एक्चुअली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, बहुत मतलब कंजर्वेटिव फैमिली थी। तो बचपन में तो घर के लोगों के साथ ही जाने का, आने जाने का मौका मिला, तो अकेले हम कभी गए नहीं। एंड बचपन में सीखा भी नहीं कि अकेले वॉकिंग कैसे करना है, या मतलब कभी किसी ने अलाउ नहीं किया। बड़े होने के बाद जब मित्र ज्योति शुरू किया, तो अब मित्र ज्योति में इतने लोग हैं कि कोई अलाउ ही नहीं करता कि मैं अकेले कहीं जाने का मौका मिले। हाँ, बाहर जाने का, बाहर हम अकेले गए हैं, दूसरी कंट्रीज में बहुत मतलब सारी कंट्रीज विजिट किया, अकेले भी किया है बाद में आके। लेकिन ऐसा अवसर मुझे नहीं मिला, मतलब ऐसा अवसर कोई आया नहीं कि किसी ने मुझे परेशान करने की ऐसी कोशिश की हो, क्योंकि उस समय तक खुद का भी कॉन्फिडेंस था, तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी। और मित्र ज्योति जब स्टार्ट किया तो एज ए फाउंडर किसी का ऐसे बात आकर मतलब हिम्मत नहीं थी लोगों की कि किस प्रकार से इनसे बात करें, तो लोग थोड़ा डरते थे। सही कहा आपने। हमारी जो आत्मविश्वास है वही हमारे लिए प्रोटेक्शन बन जाता है और किसी की हिम्मत नहीं होती है। मैम, महिलाओं के संबंधित एक और बात है, जैसे महिलाओं के साथ जब शादी की बात होती है तो उनकी सुंदरता, हाइट, पर्सनालिटी, उनके स्किल्स, ये सभी चीजें देखते हैं। कितना भी सुंदर है, कोई मोटे है, कोई थोड़े सांवले है, बहुत सारी कंप्लेंट होती है लड़की की शादी को लेकर के। तो ऐसे में जो आपके पास रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहते हैं लड़कियां, उन सभी की लाइफ सेटलमेंट में आप मैरिज में भी मदद करते थे या फिर उनको सिखाते थे कि मैरिड लाइफ में कैसे उनको ढलना है, ये सब चीज? मैरिज में मदद तो नहीं किया हमने, लेकिन अगर वो लड़कियां आके हमको कहती थी कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, तो कुछ आर्थिक मदद किया होगा हम लोगों ने। क्योंकि ये मुझे हमेशा मतलब थोड़ा सा मन में लगता है कि ये पर्सनल मामला है, ईच वन हैज ए पर्सनल दिस थिंग। तो मैं जरा पर्सनल उनके उसमें जाना चाहती नहीं हूँ, और उसमें थोड़ा मुझे डर भी था कि एक बार तो शादी कर दी, उसके बाद शादी कर लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट उसके बाद निभाना बहुत बड़ी चीज रहती है। तो उसमें मैं किस प्रकार से मैं इनकी मदद कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे मन में मतलब मैं खुद भी कभी नहीं कर पाई, और मुझे लगता था कि कैसे इन लोगों को मैं मदद करूं। तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया, लेकिन मेरा कहना हमेशा इन लोगों को यही रहता है कि पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होके आप खुद अपने लिए पार्टनर चूज करो, और आप खुद ही देखो कि आप इसके साथ मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए अगर आप अपने आप को मतलब इस बंधन में बांधना चाहते हैं। तो ये मैं हमेशा सभी को कहती हूँ। ये सुंदरता, ये सब चीजें हैं, इन लोगों के साथ भी काउंट करती हैं, लेकिन बहुत सारी जो मैरिजेस होती हैं, मैं कहूंगी कि जो दृष्टिहीन है या दिव्यांग हैं, पेरेंट्स के लिए, इनके लिए मतलब एक पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी जानकारी भी नहीं होती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि इनकी आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार से इनके लिए पार्टनर ढूंढे। उसके अलावा पेरेंट्स डरते भी हैं कि भाई हमारा पैसा देख के लोग कहीं हमें मतलब इसको परेशान नहीं करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा रहता है दिव्यांग लोगों को कि तुम एक कॉन्फिडेंस लेवल जब तुम में है और तुम सोच सकते हो कि तुम अपनी लाइफ संभाल सकते हो, तो तुम खुद ही अपने लिए पार्टनर चूज करो। उसके बाद हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, सही भी हो जाए, तो तुम उसको मैनेज करने की तुम में शक्ति होनी चाहिए। सपोज कुछ गलत भी हो गया तो तुम उस समय पे अपने आप को बहुत ये मत समझो कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, तुमको ये मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि ये किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारे साइटेड वर्ल्ड में भी एवरीडे आप सुनते होंगे कितने केसेस हैं जो कि इस तरह से मतलब रिलेटेड है। तो एक दिव्यांग के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वो भी इंसान है। सही मैम। हम आगे बढ़ते हुए, जैसे बच्चे हैं, जब छोटे बच्चे आपके पास आते हैं तो बहुत सारी बातें उनको नहीं पता होता है दुनिया के बारे में, चाहे वो दिव्यांगता के बारे में और संस्थाओं के बारे में। तो पहली शुरुआत क्या और कैसे करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई भी हो और सोशल डेवलपमेंट भी हो, ये सभी चीजें? ये ऐसा है कि हमारे पास जो काम हो रहा है, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन्होंने पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, तब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो तब तक माता पिता भी थोड़े समझ चुके होते हैं और उन्हें ये होता है कि भाई वो कम से कम स्कूल तक बच्चे को ले आए होते हैं। स्कूल तक बच्चा पहुंच जाता है, चाहे वो साइटेड स्कूल में पढ़ रहा हो। अगर संभ्रांत लोग हैं तो वो हमेशा चाहेंगे कि हमारा बच्चा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े। तो आजकल कोई किसी को मना तो कर नहीं सकता है कि हम एडमिशन नहीं देंगे। ओनली उन लोगों को कुछ रिसोर्सेस जो है वो जुटाने पड़ते हैं कि भाई ब्रेल बुक्स चाहिए और ऑडियो बुक्स चाहिए, या फिर हाँ, इनको मतलब दूसरी चीजें जैसे कि ये आजकल डेजी प्लेयर है, बहुत सारी चीजें जो कि बुक्स जिससे वो सुन सकते हैं, ये सब चीजें, ऑर्बिट रीडर, ये सब चीजें चाहिएंगी। तो उसके लिए वो लोग हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उनको आइडियाज देते हैं कि आप ब्रेल टाइपराइटर खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, मतलब जितनी आपकी क्षमता है आप खरीदिए। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो एडिप स्कीम से गवर्नमेंट से मिलती है, वो भी हम लोग उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब काम हम लोग करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं। बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स से बात करके, बिकॉज हम लोग तो उनके साथ हमेशा रह नहीं सकते हैं, पेरेंट्स ही रहेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके पेरेंट्स को थोड़ा आत्मविश्वास दिलाएं, क्योंकि एक फैमिली में एक बच्चा जब जन्म लेता है किसी दिव्यांगता के साथ, तो एक उस बच्चे के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए एक बहुत मुश्किल समय रहता है। उनको समझ में नहीं आता ये क्या करें हम। तब उन्हें किसी संस्था के संपर्क में आना ही पड़ता है, जो संस्था उनको समझाती है कि इस बच्चे का लालन पालन या इस बच्चे को आप किस प्रकार से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। तो इसके लिए उनको किसी संस्था तक आने की बहुत आवश्यकता रहती है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ। यस मैम, क्योंकि हर माँ बाप को वैसे अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती है कि एक दृष्टिहीन बच्चे को कैसे पढ़ाना है और उनको कैसे स्वावलंबी बनाना है, या फिर अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो सेल्फ स्किल्स होते हैं, तो वो सभी सिखाने के लिए तो ऑब्वियसली कोई स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। और जैसे आपने कहा कि जब संस्था उनके पास अप्रोच करते हैं तो आप सभी लोग उनको सिखाते हैं। मैम, बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ। आपने एमए किया है संगीत में, तो हम आपसे एक छोटा सा गाना सुनना चाहते हैं। गाना आजकल होता ही नहीं है। कोई ऐसी पसंदीदा गाना थोड़ा सा गुनगुनाइए। क्योंकि आजकल मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ, गाना वाना गाती नहीं हूँ। शुरू में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, रेडियो पे टीवी पे भी परफॉर्मेंस दी थी जब मैं पढ़ती थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा मतलब क्लासेस भी लेना शुरू किया था, लोगों को ट्यूशंस भी देती थी कि, तो अभी अपने कामों फिर भी
थोड़ा सा गुनगुनाने में क्या जाता है, कोई भी गुनगुना सकता। एक मुकेश का गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। That's it. वाओ, वेरी नाइस। देखिए, हाँ जी, इसके शब्द बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, सही बात है। और वाकई में आप भी ऐसे ही काम करते हैं, लोगों की जीवन में, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने का। जब कोई आत्मविश्वास से भर जाता है तो ऑटोमेटिकली उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो एक और बताना चाहूंगी आपको, जस्ट जी जी, शुरू में जब काम शुरू किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं, अब सोच के ऐसा लगता है, अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने 31 साल कंप्लीट कर लिए हैं मित्र ज्योति के। तो जिस दिन ये दिन होता है तो मैं पुराने उसमें खो जाती हूँ कि भाई कैसे शुरू किया था हमने और कहाँ पे हम लोग पहुंच गए। लेकिन लोगों का सहयोग मुझे बहुत मिला। बिना अकेले आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था पर मतलब कारवां बनता गया, ऐसे ही मित्र ज्योति का कारवां बनता गया। और बहुत सारे मतलब हमको रिकॉग्निशन भी मिला। मतलब मुझे देख के खुशी होती थी कि भाई नेशनल अवार्ड भी मिला मुझे। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ने हमको डॉक्टरेट भी दिया। तो ये सब चीजें सुन के मतलब मुझे लगता है कि मैंने किया है जो कि ये लोग इतना दे रहे हैं, लेकिन खुशी तो होती है जी। बिना कोई मेहनत का कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है मैम। ऑब्वियसली आप हजारों लोगों के जीवन में ज्योति जगाई है, ये छोटी बात नहीं होती है। इसी के लिए आपको डॉक्टरेट और नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि आप 1980s में पढ़ाई किए हैं, तो उसके बाद ही टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ है। और ज्यादा बात करें तो हम 2000 के बाद ही ये टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन ज्यादा हुआ है, एडवांसमेंट, चाहे वो दुनिया में हो या फिर VI के साथ हो। तो आपने दोनों दौर देखा है, जहाँ पे बिना कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपने वो लाइफ भी देखा है। अभी जैसे ब्रेल था या फिर आपको ऐसे ही किसी की मदद लेके चलना और काम करना, ये सभी चीजें। और अभी हम देखते हैं कि ब्रेल का भी रिप्लेसमेंट आ गया। जैसे आप बोल रहे थे कि ब्रेल की टाइपराइटर्स है और टॉकबैक सॉफ्टवेयर्स है, ऑर्बिट रीडर्स है, बहुत सारी बातें हैं। तो दोनों में आपको कौन सा सही लगता है, क्या अंतर दिखता है? मैं तो ये कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन जो है ना एकदम बदल दिया है, ये कहूंगी मैं जी। जबकि हमने जब पढ़ाई की तो इतनी मुश्किलें झेली हैं कि मुझे लगता था एक दिन अगर कोई नहीं आया मुझे डिक्टेशन देने वाला, तो मुझे लगता था कि भगवान कल मेरा एग्जाम है और मेरे को ये लिखना है और मेरे पास कोई नहीं है जो कि मेरे को डिक्टेशन देने वाला है। तो ये बहुत सारी राइट नाउ स्क्राइब मिलना कितना मुश्किल है। मतलब एक नाइटमेयर था मेरे लिए कि मेरा एग्जाम लिखने के लिए कोई आएगा कि नहीं। सडनली लास्ट मोमेंट पे अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। मैं रात नहीं सो पाती थी। और अभी भी देख रही हूँ कि लोग इसी तरह से परेशान होते रहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी ने अब सभी कुछ पॉसिबल कर दिया है कि आप अपना एग्जाम भी खुद लिख सकते हो और आप अपने इतना सारा जो मटेरियल है यूट्यूब में या कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं पे भी कुछ भी मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप दूसरों की तरह से खुद भी अपना मटेरियल खोज के और अपना काम कर सकते हो। और घर वाले भी इतना मतलब वो होते हैं, मतलब सरप्राइज होते हैं कि आजकल बहुत सारे एप्स आ गए हैं कि कुछ लिखा हुआ रखा है आपके सामने, अगर मैं वो ऐप से उसको पढ़ भी लूंगी तो मैं तो
बहुत मजाक करती हूँ। कोई सामने आपके क्या है, आप एक फोटो लोगे तो वो बताएगा कि इन फ्रंट ऑफ यू दिस योर रेफ्रिजरेटर इज देयर एट होम। तो they were my family members or whoever will be seeing us will be surprising anything। तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, और अगर हम लोग उसके साथ आगे नहीं चलेंगे तो शायद हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ सभी लोगों को। मैं उस समय पे कंप्यूटर वगैरह कुछ आता नहीं था, लेकिन अभी ये 2000 के बाद ही थोड़ा थोड़ा सीखा है। मैं ये कहूंगी कि आजकल के बच्चों की तरह से तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट काम चलाओ सीख लिया है जी। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो ये हमेशा मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत मदद की है, दिव्यांगों को। जी, इसमें टेक्नोलॉजी के संबंधित अगर हम बातचीत करते हैं, ब्रेल को अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा टफ कंपटीशन दे दिया है। आपको क्या लगता है जो भी दिव्यांग है या विजुअली इम्पेयर्ड है उनको ब्रेल सीखना कंपलसरी है, वो भले कितना भी टेक सेवी है? बिल्कुल। अगर ब्रेल नहीं होता तो हम कहाँ होते, मैं तो ये कहती हूँ। अगर ब्रेल नहीं होता तो हम लोग तो कहीं होते ही नहीं। तो मैं तो उस आदमी को सैल्यूट करती हूँ, लुई ब्रेल को, जिन्होंने ये ब्रेल हमारा स्क्रिप्ट बनाया। आप कुछ भी कर लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम खाली अपने लिए रखना चाहते हैं, अपने लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए लिखकर रखना चाहते हैं। उसके लिए मैं कहूंगी कि द ब्रेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कोई समझो कि लेक्चर देने जा रहे हैं, एक पॉइंट्स बनाते हैं हम लोग अपने हाथ में। कोई भी साइटेड आदमी भी एक पेपर रखता है हाथ में कि भाई जो आपको लेक्चर देना है तो कम से कम हमको पॉइंट्स तो मिल जाएं। तो उस समय पे ब्रेल बहुत जरूरी होती है। ब्रेल में अगर हमारे पास लिखा हुआ है हमारे हाथ में तो हमको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका टेक्नोलॉजी किसी कारण से फेल भी हो गई तो कम से कम आप अपना लेक्चर तो दे ही सकते हो। तो आप ब्रेल की महत्ता को कम नहीं कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी अपनाइए, यस इट इज वेरी यूजफुल, लेकिन मैं हमेशा सभी दृष्टिहीन भाई बहनों को कहूंगी कि शुरुआत हमारी ब्रेल से ही हुई है, और ब्रेल को हम लोग, इसकी जो महत्ता है उसको हम लोग भूल नहीं सकते। इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और ब्रेल सीखना मुझे लगता है कि हर एक दृष्टिहीन के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। हमेशा ये द्वंद रहता है कि टेक्नोलॉजी है तो ब्रेल की जरूरत नहीं है, और आज की जनरेशन तो ब्रेल ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं। नहीं, तो आपके पास ये है कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप ब्रेल में क्या होता है कि पुस्तकें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ब्रेल एक पेन और पेपर का जो महत्व है एक बच्चे के लिए, आप स्कूल में जाएंगे तो आपको पेंसिल या पेपर में कुछ तो लिखवाएंगे ही ना। वो सेम थिंग है इन भाई बहनों के साथ भी। आपके पास जो बच्चे आते हैं तो उनको आप कंपलसरी ब्रेल सिखाते टेक्नोलॉजी के साथ? नहीं, हमारे पास बच्चे जो आते हैं ना वो मतलब बड़े अडल्ट लोगों के साथ ज्यादा काम करते हैं। हम लोग ब्रेल वगैरह के उनको आइडिया देते हैं, ब्रेल ज्यादा सिखाते नहीं है हम लोग। वो बड़े बच्चे अगर आए जो कि लेटर ब्लाइंड हो गए और वो ब्रेल सीखना चाहते हैं उनको तो सिखाते हैं, नहीं तो जो छोटे बच्चे हैं वो लोगों को तो स्कूल में ही सिखाना पड़ेगा। जहां वो स्कूल में पढ़ने लिखने जाते हैं वहीं पे ही ब्रेल सिखाना आवश्यक हो जाता है। हमारा स्कूल नहीं है, हम लोग ये रिहेबिलिटेशन टाइप का काम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कंप्यूटर की, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल की। तो उस समय पे जो लेट ब्लाइंड होते हैं अगर उन्हें ब्रेल सिखाने की जरूरत होती है तो हम लोग अवश्य सिखाते हैं। जी मैम, हमने रिसेंटली देखा कि आपने एक मैराथन में आपकी जो स्टूडेंट्स है उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। तो स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का या अडल्ट्स जो भी आपके पास रिहैब में रहते हैं? आजकल बच्चों का इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स में काफी हो गया है। क्रिकेट, हम लोग तो कमेंट्री सुनने में इंटरेस्टेड रहा करते थे और बचपन में सब मालूम होता था, एक एक बॉल आती थी, हम लोग याद करते थे, अच्छा अब 1 रन हो गया, 2 रन हो गया, किसने विकेट लिया, कहाँ से कौन सा बॉल गली से आया, कहाँ से आया, फील्ड से आया, वो सब पता था। बट हमने कभी
नहीं था कि दृष्टिहीन भाई बहन भी क्रिकेट खेल सकते हैं, बट आपने देखा होगा बॉल के अंदर घंटियां होती हैं और बहुत अच्छे मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे आजकल अरेंज किए जा रहे हैं। आजकल वॉलीबॉल में भी इनका इंटरेस्ट हो रहा है। एक टीम है विजुअली इम्पेयर्ड की, वो वॉलीबॉल भी खेलते हैं। इसके अलावा मैराथन तो मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो इन बच्चों को मैराथन में भी पार्टिसिपेट करने का अवसर देते हैं। आगे तो मतलब खेल में सभी तरह के खेल खेल सकते हैं। थोड़ा सा जैसे बचपन में मेरे भाई बहन सब खेलते थे, दौड़ते थे, तो मैं कहती थी मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ, तो वो हमेशा कहते मतलब भागते थे मेरे से कि अगर ये आगे तो हमारा खेल नहीं खराब हो जाएगी, ये इतना फास्ट तो खेल नहीं पाएगी। बट तो अभी मैं सोच के हंसती हूँ कि भाई वो लोग तो अपनी तरह से सही थे कि भाई नेचुरली उनका खेल खराब हो जाएगा अगर मैं गई तो मुझे बुरा नहीं लगता था उसमें। तो दृष्टिहीनों के लिए भी अब इस तरह की चीजें बना दी गई हैं जिससे कि हम लोग भी अच्छा इंडोर गेम्स भी चेस में माहिर हैं दृष्टिहीन। बहुत अच्छी चेस साइटेड लोगों के साथ भी वो लोग खेल सकते हैं आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो एंड इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे खेल जैसे आजकल लूडो, सांप सीढ़ी, इसके ऊपर भी कुछ जैसे नंबर्स वगैरह ब्रेल में डाल के बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बनाए गए हैं जो कि ये लोग खेल सकते हैं। जैसे कि ये मेंटल वाले गेम्स होते थे, इसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेल में लिख के बना दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं नाउ। जी मैम, जैसे इन लोगों को आपने हर तरीके से स्किल्ड बनाया, तो जब नौकरी की बात आती है तो हर कोई एक दृष्टिहीन साथी को नौकरी देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ऐसे में आपने बड़े बड़े कंपनीज को भी साथ में लिया, तो कैसे ये संभव हुआ? इसके दो कारण हैं। एक तो एक दृष्टिहीन भाई या बहन की उनकी काबिलियत कि वो काबिल है करने के। हो सकता है कि उनको कुछ वाया मीडिया चाहिए उसको करने के लिए कि भाई अगर वो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो जॉस चाहिए, एनवीडीए चाहिए, ये चीजें चाहिए जो कि कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए उनको। जैसे कि कोई अनदर विकलांग है तो उसको रैंप चाहिए अंदर जाने के लिए, इस तरह की चीजें। दूसरी चीजें गवर्नमेंट ने भी मदद किया है कि अब एक कोटा बना दिया है कि कम से कम 4% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को गवर्नमेंट ने जॉब देनी ही पड़ेगी। उनका कुछ इंसेंटिव भी है प्राइवेट कंपनीज के लिए कि अगर आप लेंगे तो इस तरह के इंसेंटिव मिलेंगे, वो भी है। तो ये दोनों ही चीजें हैं। पहली बात तो मैं अपने दृष्टिहीन भाई बहनों को कहूंगी कि हमें थोड़ा इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए कि गवर्नमेंट का कोटा है या नहीं है, और एक तरह का डिमांड कि भाई हमें जॉब देनी ही पड़ेगी अगर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को दूसरों के साथ कंपटीशन के लिए परफेक्ट करें। उसी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब पा पाएंगे, क्योंकि कब तक वो लोग हमको इस तरह के कोटे दे पाएंगे और कब तक गवर्नमेंट हेल्प कर पाएगी, कब तक प्राइवेट से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें आगे आके अपने जितना कॉन्फिडेंस है उसके लेवल के हिसाब से हमें काम सीखना चाहिए। और कुछ वाया मीडिया भी हैं, तो हमको समझना चाहिए कि अगर ये काम मैं इस तरह से नहीं कर सकता तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो ये अपने विचारों के द्वारा और अपने जो दूसरे लोग हैं उनको देख के हमें ये सब सीखना चाहिए। जी। सो मैम, कोई भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन यहाँ पे राजस्थान में माउंट आबू में ब्रॉडकास्ट होता है, मुझे मालूम लेकिन ये ऑनलाइन में एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू भी बहुत सारे हजारों लोग देश विदेश में सुनते हैं। भारत में भी दूसरे स्टेट्स के लोग भी सुनते हैं। वो अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mitrajothi.org और इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी भी है। इट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑल्सो। अवर मित्र ज्योति की वेबसाइट पे भी ईमेल आईडी अवेलेबल है।
फोन नंबर पे भी वो कनेक्ट हो सकते हैं 08022587623 एंड 22587625 22585452। ये हमारे नंबर हैं। 080 इज द कोड, 22587623, 22587625, 22585452। ये हमारे है। और ये ईमेल आईडी है admin@mitrajyoti.org और they can write to me also directly madhu.singhal59@gmail.com madhu.singhal59@gmail.com। ओके, सो मैम, अंत में आप कोई संदेश देना चाहते हैं जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं? मुझे पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इतने लोगों के साथ जोड़ा और काफी लोग मेरी आवाज सुन सकेंगे और मेरे विचारों को समझ पाएंगे। दूसरी बात, मैं यही सभी को संदेश देना चाहूंगी कि हमें एक टाइम आता है कि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होके हमें खुद आगे आना पड़ेगा, हमें खुद अपने बारे में बताना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई जरूर आ जाएगा हमें मदद करने के लिए। इंस्टेड कि हम लोग वेट करते रहें कि कोई हमें आगे बढ़कर मदद करे, उसके अलावा हमें आगे आकर अपने को जो सहायता चाहिए उसके बारे में हमें दूसरों से पूछना पड़ेगा, तभी वो लोग आगे आके हमको मदद करेंगे। तो मैं कहूंगी कि भविष्य उज्जवल है और भविष्य में बहुत कुछ चीजें आने वाली हैं और हमें उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम, इट्स अवर प्लेजर। आज आपने टाइम दिया और हमारे श्रोताओं के साथ कनेक्ट होकर के आपने बहुत सारी ऐसी बातें की जो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आपके विचारों से और आपकी बातचीत से। और जैसे मित्र ज्योति, आप हमेशा फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। मैं समझती हूँ आज से रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब जैसे आपकी दोस्ती ही है। एंड हमेशा ये जो रिलेशनशिप है बनी रहेगी। हम एक दूसरे को मदद करते रहेंगे और एक दूसरे की मदद से हम अपने समुदाय को भी मदद करते रहेंगे, यही हम आशा करते हैं। दोस्तों, अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।